हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 का भाग 11 है। यानी कि इससे पहले मैंने 10 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां से जो है वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से जो है पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसका आंसर पहले बता देता हूँ। बहुत लोगों ने जो कमेंट किया है वह सही है, ठीक है। तो इसका प्रश्न है कि रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में किसने मुखबिरी का काम किया? तो किसने मुखबिरी का काम किया? इसका आंसर आ जाएगा शिवनंदन प्रसाद ने। शिवनंदन प्रसाद ने जो है मुखबिरी का काम किया। अच्छा, रायपुर षड्यंत्र केस का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे? परसराम सोनी। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में किस लेखक या फिर लेखिका के उपन्यास को शामिल किया गया है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या पड़ रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए जो संक्षिप्त सूची है उसमें किस उपन्यास को शामिल किया गया है, जिसके लेखक या लेखिका कौन है? इसका आंसर आ जाएगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री के जो उपन्यास है उसको शामिल किया गया है, ठीक है। अब उपन्यास का नाम क्या नाम है? तो उपन्यास का नाम है रेत समाधि। रेत समाधि जो है उपन्यास का नाम है, जो कि गीतांजलि श्री का जो है उपन्यास है, ठीक है। तो इसको जो है 13 पुस्तकों की जो अंतिम सूची है, 13 पुस्तकों की जो अंतिम सूची, फाइनल सूची है, उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कितनी महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कितनी महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा? इसका आंसर आ जाएगा 29 महिलाओं को। 29 महिलाओं को जो है यहाँ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि टिप है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। और इस बार जो मनाया गया है 8 मार्च 2022 को जो है, तो इसका थीम क्या है? एक स्थायी और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी। यह इसका थीम है, ठीक है। एक स्थायी और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी है, यहाँ जो इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने लघु वनोपज की खरीदी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है? तो कितने समर्थन मूल्य पर जो है लघु वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा 65। दोस्तों, अभी जो है 62 था, लेकिन अभी कुछ फिर से जो है कुछ प्रोडक्टों को, कुछ उत्पाद को पुनः फिर से इसमें शामिल किए गए हैं। तो फिर अब वर्तमान में हो गया 65 वनोपज की खरीदी की जा रही है, जो कि सरकार द्वारा एक निश्चित समर्थन मूल्य के हिसाब से यहाँ खरीदी की जाती है। दोस्तों, 65 जो लघु वनोपज की सूची है, मैं एक आध वीडियो में आप लोगों के लिए यहाँ जो वीडियो लाऊंगा जिसमें से 65 के 65 जो लघु वनोपज है उसके बारे में बता दूंगा, और साथ ही उसके जो प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट है जो सरकार खरीदती है उसके बारे में भी आप लोगों के लिए बताऊंगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 की तुलना में इस साल जीएसडीपी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो फिर जो अभी बजट पेश किया है 9 मार्च 2022 को, उसके अनुसार 2020 और 21 की तुलना में जो इस वर्ष है वह जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर आ जाएगा 11.54% की जो है वृद्धि हुई है, जो कि देश मतलब इंडिया लेवल के हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में ज़्यादा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा के सेकंड रनअप का खिताब किसने अपने नाम किया है? ठीक है। तो अभी दुबई में जो आयोजित हुआ था मिस टीन यूनिवर्स जो स्पर्धा है उसमें सेकंड रनर अप यानी कि जो सेकंड पोजीशन है उसमें खिताब प्राप्त करने वाली कौन सी है? इसका आंसर जाएगा वाची पारिक। वाची पारिक जो है इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, वाची पारिक अब कौन से हैं? यह है रायपुर की जो वल्लभ नगर है वहाँ की रहने वाली है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2020 जो कि 2021 और 2022 के हिसाब से? इसका आंसर जाएगा 1,18,401 रुपया। 1,18,401 रुपये जो है प्रति व्यक्ति की आय है एक साल के अंतर्गत।
अब एक व्यक्ति चाहे एक साल में करोड़ रुपए कमाए और जो एक व्यक्ति ऐसा हो जो साल भर में 1,000 रुपये कमाए, लेकिन सरकार के डाटा के हिसाब से जो है आंकड़े निकालते हैं, उस हिसाब से 1,18,401 रुपये प्रति व्यक्ति जो है एक साल में कमाता है, उसका आय है। नेक्स्ट है, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाए हो, अगर उस चीज़ को चेंज करना है तो किस तरीके से उसके जो नाम को चेंज कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा सेव एज कमांड का उपयोग करके। सेव एज कमांड का उपयोग करके देखो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो, अगर किसी फाइल को आप पहले से नाम दे चुके हो तो उसको सेव एज कैसे करना है, जो वहाँ पर वर्ड के जो ऑफिशियल साइट है यानी कि ऑफिशियल पेज रहता है, जो शुरू का जो ऊपर में रहता है, ठीक है, उसको क्लिक करोगे तो उसके नीचे में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, उसके बाद सेव अस है। तो चौथे नंबर का जो सेव अस रहता है उसके माध्यम से आप कर सकते हो। अगर सीधा आइकन अगर यानी कि डेस्कटॉप पर है कोई भी डॉक्यूमेंट तो उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सीधा F2 का बटन दबा दो, वहां से रीनेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को खाली स्थान में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर जो है किसी भी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है प्रोग्राम है उसको जो है कौन सी जो ट्रांसलेट करता है, इसका आंसर जाएगा मशीनी लैंग्वेज में, क्योंकि जो है कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम के खाली स्थान में प्रयोग या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो सिस्टम के में जो खाली स्थान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, कहाँ पर होते हैं शामिल, यहाँ, इसका आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर जो है ऐसा चीज़ है जिसमें सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उसमें कोडिंग रहता है, डिकोडिंग रहता है, जो भी रहता है वहाँ पर एक नियम में सेट रहता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है प्रोग्राम, जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को खाली स्थान में बदलना। तो सॉफ्टवेयर होता है, तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर लगा है वहाँ कौन सा मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है, तो इसका उद्देश्य रहता है इन्फॉर्मेशन में बदलना है। यानी कि आप जो कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से या किसी भी के माध्यम जो इनपुट माध्यम है उससे अगर कंप्यूटर को कुछ भी डाटा देते हो तो कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को परिवर्तन करना है, यानी कि जो डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिदम में के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है सिंटैक्स। सिंटैक्स है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर्सर को शब्द के बाद रखेंगे और फिर, ठीक है, सब यहाँ पर बोल रहा है कि मान लो जो अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी जो शब्द है उसको अगर हाईलाइट करना है तो आप क्या करेंगे, मान लो जो अगर आप कर्सर को किसी भी शब्द के पास जो शब्द के बाद रखे हो तो फिर क्या करना है, यहाँ पर देखो ऑप्शन है आपके लिए कि डाउन बटन को दबाए रखकर माउस को ड्रैग करेंगे, सेकंड है माउस को एक बार क्लिक करेंगे, थर्ड है माउस को चारों तरफ घुमाएंगे और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको हाईलाइट करने के लिए देख, हालांकि यह जो नियम है जो 3 है वो तो सेलेक्ट करने के लिए है, लेकिन जो हाईलाइट करते कहाँ से करते हैं, उसको जो है एक बार जो सेलेक्ट करने के बाद जो होम पेज रहता है तो उसके नीचे में एक हाइलाइटर रहता है जो हमेशा के लिए जो है येलो कलर में दिखाई देता है, ठीक है, जो येलो कलर में हमेशा के लिए दिखाई देते हैं, तो उसी को क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ हाईलाइट हो जाता है, चाहे उसमें आप कलर को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, इसका आंसर आ जाएगा स्प्रेडशीट यानी कि MS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड होता है, ठीक है, अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी जब कंप्यूटर है या फिर जो वर्ड बैकग्राउंड रहता है वहाँ कौन सा रहता है, इसका आंसर आ जाएगा किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें, ठीक है। वहाँ जो डॉक्यूमेंट का जो कलर रहता है यानी कि जो उसका बैकग्राउंड रहता है वहाँ किसी भी कलर में हो सकता है, अगर आप चुनना चाहो तो। अगर पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर रहता है तो फिर वहाँ सफ़ेद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला, ठीक है, प्रश्न है कि भविष्य में होने वाला। अब इसके बारे में देखते हैं कि उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो कौन सा शब्द का चयन करना है भविष्य में होने वाला शब्द के लिए, इसका आंसर जाएगा भावी शब्द।
भावी शब्द जो है भविष्य में होने वाला को दर्शाता है। नेक्स्ट है ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है। तो जो ट वर्ग है यानी कि जो वर्ण क्या है, स्वर क्या है, आ से लेकर आ ई उ वाला जो सेंटेंस है वहाँ स्वर है। अगर व्यंजन की बात करें तो फिर क ख ग घ अंग च छ ज झ य, मतलब जो पूरे 5 जो लाइन में चलता है, ठीक है, तो वहाँ जो है व्यंजन है। अब इसमें बोल रहा है कि जो ट वर्ग है, ट वर्ग श्रेणी से कौन सा अंतिम जो वर्ण है व्यंजनों का, इसका आंसर आ जाएगा न शब्द जो है ट वर्ग के अंतिम व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग वाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नलिखित में से किस संज्ञा के रूप में रूपांतरित होगी। ठीक है, जो देखो यहाँ पर क्या है, नदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अब प्रश्न बोल रहा है कि नदी को जो है पुल्लिंग बनाना है, तो फिर पुल्लिंग बनाने के लिए कौन सा इसका जो आंसर सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन है नदिया, नद, नाला या फिर सरिता। तो इन चारों में से होगा नद। नद जो है पुल्लिंग शब्द है और नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपरोक्त वाक्य में यह और किसी शब्दों की जो वस्तुतः किसी व्याकरणीय श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। तो किस व्याकरणीय श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है, इसका आंसर आ जाएगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के तहत जो है यह और किसी शब्दों का जो है व्याकरणीय श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है, देखो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि संधि में 2 वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप होता है और जो है समास में पदों का योग होता है, ये सही है। सेकंड क्या बोल रहा है कि संधि में 2 वर्णों के मेल से विकास की उत्पन्न होता है, जबकि समास में केवल 2 पदों के बीच का संयोजक शब्द ही लुप्त हो जाता है। तीसरा है समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, जबकि संधि को तोड़ने से उसका विग्रह होता है। और चौथा है संधि में 2 पद यथावत रहते हैं, जबकि समास में ये यथावत नहीं रहते। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो गलत शब्द है यानी कि जो सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, चौथा सही नहीं है, इसका आंसर रहेगा 4th रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से अयादि स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तो अयादि स्वर संधि के जो उदाहरण है उसको चिन्हित करना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पो धन अन यानी कि पवन। ठीक है, पो धन अन यानी कि पवन है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो कौन से वाक्य है जो सटीक भी है और शुद्ध है। तो फिर सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक बूढ़ा अपनी एक लाठी रखकर जा रहा था। तो फिर यहाँ जो है गलत शब्द है, क्योंकि एक बूढ़ा जो है लाठी रखकर जा रहा था तो ठीक है, लेकिन एक जो है अतिरिक्त शब्द आ गए हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि मुझे 50 रुपए का चिल्लर पैसा चाहिए। अब यहाँ पर पैसा भी जो है अतिरिक्त आ गए हैं। ठीक है, युवकों में असंतोष बढ़ रहा है और उनके क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में नहीं हो रहा है। तो ये भी गलत शब्द है। तो जो सही वाक्य कौन से हैं, या आंसर है परंपरा की रक्षा के लिए समाज में विद्वजनों का रहना भी आवश्यक है। ये जो वाक्य है सटीक है और शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दभ शब्द को उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। तो कौन सी श्रेणी में जो सम्मिलित किया जाएगा गर्दभ को, आंसर जाएगा तत्सम शब्द, यानी कि तत्सम शब्द क्या है, गर्दभ है, और जो इसका तद्भव शब्द क्या बन जाएगा, गधा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला नेशनल पार्क निम्न में से कौन सा है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क निम्न में से कौन सा है, आंसर आ जाएगा पहला नंबर, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क है या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्टर देख लेते हैं कि यहाँ जो भारत के सबसे पुराना है, जो कि 1936 में प्रायः जो लुप्त बाघ है, यानी कि जो बंगाल के जो बाघ है उसको सुरक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ बनाए गए हैं। और यहाँ जो क्षेत्र कहाँ पर है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड के नैनीताल के जो जिले है रामनगर के पास स्थित है। नेक्स्ट निकिल लौह मिश्र धातु को कहते हैं। तो निकिल लौह मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, इसका आंसर जाएगा इनवार, इनवार कहा जाता है, सेकंड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय डिविजिबल
पूल में राज्यों के शेयर को बढ़ाया गया है। तो फिर कितना बढ़ाया गया है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय डिविजिबल, ठीक है, तो जो पूल के राज्यों को जो शेयर देता है उसको शेयर को कितना बढ़ाया गया है? आंसर जाएगा 32 से 42% तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? यानी कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वहाँ कौन से क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है जिससे आज जो है सभी लोग इसको जानते हैं? आंसर जाएगा शहनाई, शहनाई वादक के क्षेत्र में है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य क्या रहता है वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कराना। इसलिए मैं जब भी 50 क्वेश्चन को जो MCQ लाता हूँ वो लगभग 20 से 21 मिनट का ही रहता है, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में बताते चलूँ या फिर एक्स्ट्रा कुछ समय बीच बीच में रोक कर बताते चलूँगा तो फिर 1 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कम समय में आप लोगों को जितना हो सके अच्छा से क्वेश्चन बताता चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। तो ऊष्मा द्वारा जो है तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है उसको सदा किस में रखा जाता है? इसका आंसर आता है जल में रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने से यह नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको जो है जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई विवेक एक्सप्रेस कितनी दूरी तय करती है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है कितनी दूरी तय करती है? इसका आंसर है 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टप्पा क्षेत्र में पाया जाता है। जो टप्पा है उस क्षेत्र में क्या पाया जाता है मुख्यतः रूप से? आंसर जाएगा सोना। सोना जो है ज़्यादातर जो है टप्पा क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, NISG का विस्तृत रूप है। NISG का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस जो है NISG का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन की जो विषय है वह कौन सी है? इसका आंसर जाएगा समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में जो है आर्थिक नियोजन संबंधी जो विषय है वहाँ समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है, जैम ट्रिनिटी की चर्चा किस संदर्भ में होती है? तो जैम ट्रिनिटी की जो चर्चा है वह कौन से संबंध में होती है? आंसर जाएगा अनुवृत्ति, यानी कि जो सब्सिडी के हस्तांतरण में होती है। सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोसला राज्य कब ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया है? ठीक है, तो भोसला साम्राज्य है यानी कि जो मराठा शासन है वह ब्रिटिश शासन का अंग कब बन गया? इसका आंसर जाएगा 1854 में बन गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, जब 1741 में भास्कर पंत जिन्होंने कलचुरियों पर आक्रमण करके छत्तीसगढ़ में जो है मराठा शासन बना लिए थे, ठीक है, तो प्रत्यक्ष मराठा शासन और जो हुए थे अप्रत्यक्ष मराठा शासन, फिर जो है ब्रिटिश संरक्षण आया था। जो मराठा काल में ब्रिटिश संरक्षण जो है पाकर जो है वहाँ राज किए थे, यानी कि जो रघुजी द्वितीय है वह अल्प आयु थे, इसलिए जो ब्रिटिशों ने वहाँ पर जो है शासन किया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद पुनः 1830 से लेकर 1854 तक जो है मराठों ने या फिर भोसला ने शासन किया, जिसमें जिलेदार प्रणाली चला गया। तो अंतिम जिलेदार कौन हुए? अंतिम जिलेदार हुए थे गोपाल राव हुए थे, जिन्होंने डलहौजी की हड़प नीति के तहत जो है वहाँ अपना साम्राज्य अंत में हार गए और जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय भी हो गए 1854 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बस्तर क्षेत्र को दंड कार्यालय का एक महत्वपूर्ण भूखंड माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड है, महाकाव्य काल में दंडक जनपद की राजधानी कुंभावती थी। यहाँ गलत शब्द है, कुंभावती नहीं थी। नेक्स्ट है, कुतुब शाह की सेना बस्तर की सेना से बुरी तरह से पराजित हो गई। ये भी बात सही है, क्योंकि बस्तर के सेना थे उस समय बहुत ही मजबूत थे। ठीक है, एकता थी, जिससे जो कुतुब शाह की सेना है वहाँ बस्तर में हार गए थे। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 3 सही है, यानी कि दूसरा नंबर का। नेक्स्ट है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो रायपुर में जो रतनपुर के कलचुरी शाखा, तो
जो रतनपुर के जो शाखा है वहाँ रायपुर में जब आए तो फिर उसको जो है लाहौरी शाखा बोल रहे, ठीक है, उसको जो है लाहौरी शाखा बोलने लग गए। और उसके जो प्रथम शासक कौन हुए, इसका आंसर है केशव देव। केशव देव जो है रायपुर के जो कलचुरी शासक है उसके प्रथम शासक हुए। नेक्स्ट है, कलचुरी राजवंश की निम्न में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो कलचुरी राजवंश की कौन सी शाखा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की, आंसर जगह लाहौरी शाखा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन कब हुआ था, इसका आंसर है 1933 में हुआ, जो कि दलित उत्थान के लिए यहाँ पर आए थे। जिस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो आदिवासी है या फिर जो जिसको समाज जो है छुआछूत की भावना से देखते थे, उसको जो है राजीव लोचन मंदिर पर जो है ले जाया गया वहाँ पर, ताकि छुआछूत का जो मानने वाले थे, जो ठेकेदार थे, उन लोगों को जवाब देने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, उसी टाइम जो है गांधी जी ने वहाँ पर 1933 में आए और सुंदरलाल शर्मा को जो है उन्होंने अपना गुरु कहा था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कब हुआ। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कब हुआ, यह हुआ था 1920 में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जो मजदूर आंदोलन है वहाँ राजनांदगांव से हुआ, जो कि 37 दिन तक चला। और उस समय के इतिहास में 37 दिन का मजदूर आंदोलन सर्वप्रथम था, ठीक है। और जो इसी मजदूर आंदोलन के चलते हुए केंद्रीय से यानी कि जो सेंट्रल से वी गिरी भी यहाँ पर आए थे उसको समर्थन देने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु भवन व्यवस्था किसके द्वारा की गई। तो फिर जब राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जा रही थी उस समय भवन व्यवस्था की जिम्मेदारी या फिर भवन व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, आंसर जगह गोपी किशन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, दुर्ग में किसान सभा का गठन किया गया था। तो दुर्ग में किसान सभा का गठन किया गया था, तो किसने किया था, उदयराम ने किया था। नेक्स्ट है, बेगारी विरोधी आंदोलन हुआ था। तो बेगारी जो विरोधी आंदोलन है कहाँ हुआ था, इसका आंसर जाएगा उदयपुर में हुआ था। दोस्तों यहाँ जो उदयपुर में जो है मतलब उत्तरी भारत का है ये, ठीक है, जो कि 1921 में हुआ था बेगारी विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट है, मलाच कुंडम पहाड़ी से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। तो मलाच कुंडम जो पहाड़ी है उस जो पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, आंसर जाएगा दूध नदी, जो कि कांकेर जिले से है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ जो मिलेट मिशन है योजना है कब स्टार्ट किया गया था, पहले देख लेते हैं। 10 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को लघु जो धान्य फसलों की सही कीमत दिलाना है, ठीक है। जिसके तहत जो है छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिलों पर जो है शामिल किया गया था प्रारंभ में, आंसर देगा 14 जिलों पर यहाँ प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाजी हसन अली सम्मान 2021 में किसे सम्मान प्राप्त हुआ। तो हाजी हसन अली सम्मान जो है 2021 के लिए किसे प्राप्त हुआ, इसका आंसर जाएगा जनाब रौनक जमाल है, ठीक है। जनाब रौनक जमाल को जो है यहाँ प्राप्त हुआ है हाजी हसन अली सम्मान। नेक्स्ट है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर देगा थानेश्वर साहू, जो कि राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सरकार में अधिकतम कैबिनेट मंत्रियों की संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है अधिकतम कैबिनेट मंत्रियों की संख्या। दोस्तों कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, उस जो राज्य के विधानसभा है उसके 15% हिस्सा जो है कैबिनेट मंत्री हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कितना विधानसभा है, 90 विधानसभा है, तो इसके जो 15% कितना बनता है, 13, यानी कि 13 व्यक्ति जो है यहाँ पर मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर खड़ा। नेक्स्ट है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में आंसर है इसका अलंकार का पुनरुक्ति अलंकार है, ठीक है। इसमें बार बार जो है मधुर मधुर आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, इसका आंसर आ जाएगा दिलीप सिंह था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा खालिस्तान राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो प्लीज़ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं।
प्रश्न है कि कर्क रेखा है वह खालिस्तान राज्य से नहीं गुजरती है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, झारखंड, असम और मिजोरम, इसमें से कौन सा ऐसा जो राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं, और इसका जो PDF है आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।